हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज नवंबर 15 को टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है आर्म्स एंड द मैन एंड एआई। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और इसमें हम मिलिट्री यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझेंगे। साथ ही में हम लोग जो चैलेंजेस हैं इससे रिलेटेड उसके ऊपर एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। यह आर्टिकल डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है दाल रोटी इन्फ्लेशन। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डेटा बेस्ड आर्टिकल है, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है सीक्रेसी एंड नो टैक्स रीजन वाई इंडियन लुक एट सिप्रस। बेसिकली इस आर्टिकल में हम सिप्रस कॉन्फिडेंशियल के बारे में समझेंगे और भी रिसेंट कुछ टर्म्स आए हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। और जो लास्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विदाउट वर्क। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए, आपके GS3 के पर्सपेक्टिव से, और इसमें भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है, या फिर आप नॉर्मली भी सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज अगर आप सर्च करते हैं तो आप उसके थ्रू भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं हमारा एडिटोरियल एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है आर्म्स एंड द मैन एंड एआई। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 मेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इस साल 2023 में हेल्थ सेक्टर में एप्लीकेशन पूछी गई थी, और रिसेंटली AI इन मिलिट्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि रिसेंट बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे कि इज़राइल पैलेस्टीन, यूक्रेन रशिया वॉर। उसमें बहुत सारे लोगों ने मिलिट्री में AI के यूज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया है उनके द्वारा। स्पेशली जो ऑटोनॉमस वेपन्स का यूज़ है, ड्रोन्स का जो यूज़ किया जा रहा है, जिसमें डिसप्रपोर्शनेटली बॉम्बिंग की जा रही है सिविलियन एरिया में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है AI के यूज़ को मिलिट्री में, इसलिए लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। साथ ही में पूरी दुनिया जो है ये सारी चीज़ें देख रही है कि कैसे जो है ऑटोनॉमस वेपन बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में भी ये मुद्दा छिड़ा हुआ है कि क्या AI से रिलेटेड जो वेपन्स हैं उसको बैन करना चाहिए, उसको किस तरीके से रेगुलेट करना चाहिए। तो बेसिकली इस आर्टिकल में ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। उसके अलावा भी जो रेस है, अब आर्म रेस स्पेशली AI रिलेटेड वेपन्स में, वो भी छिड़ चुकी है। किस किस कंट्रीज़ में, US में, चाइना में, और इंडिया भी अभी पीछे नहीं है। तो इंडिया की क्या पॉलिसी होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल रहेगा। एक क्वेश्चन भी प्रिपेयर करेंगे, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ AI एंड द चैलेंजेस इन मिलिट्री। ठीक है, तो AI का मिलिट्री में यूज़ क्या है और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे अगर हम इसे यूज़ करते हैं, तो क्या क्या इश्यूज़ होंगे। एथिकल इश्यूज़ भी जो है अलग से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एथिकल इश्यूज़ होंगे। आपको GS4 में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, AI का मिलिट्री में यूज़ और उसके एथिकल इश्यूज़। शुरू करते हैं सबसे पहले यूज़ के बारे में। तो AI एज अ फोर्स मल्टीप्लायर इन मिलिट्री। ठीक है, AI फोर्स मल्टीप्लायर की तरह अभी तक यूज़ हो रहा था, लेकिन अब उससे ज़्यादा होने लगा है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोनोमस वेपन। ठीक, तो सबसे पहले फोर्स मल्टीप्लायर में अगर देखें तो एनहांसिंग सर्वेलेंस बढ़ा सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल ड्रोन्स फॉर रिकॉन्सिनेंस। इसमें इंडिया का कौन सा ड्रोन है यूज़ किया जाता है? निशांत। ठीक है, UAV निशांत। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, आप ऐसे एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा नंबर आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट है ऑटोनॉमस वेपन। इसमें भी ड्रोन्स एग्जाम्पल दे सकते हो आप, ऑरा का। ठीक है, यह ऑटोनॉमस वेपन है, बॉम्बिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन। ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन की बात करें तो हम कौन सा जो है UAV यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आप ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन के लिए देख लीजिएगा, कोई पर्टिकुलर UAV इंडिया ने बनाया हुआ है। आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर जितना मुझे याद है रुस्तम जो है, शायद इनिशियली जो रुस्तम बनाया गया था वो ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन के लिए बनाया गया था। एक बार चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है मेडिकल डायग्नोस्टिक।
बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है ना, क्योंकि हॉस्पिटल होना पॉसिबल तो नहीं है, जो वॉर साइट है वहाँ पर मेडिकल डायग्नोस्टिक करने में एआई बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, रोबोटिक्स बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा लॉजिस्टिक एंड सप्लाई मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो वेल इक्विप्ड मिलिट्री होती है उसमें लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा रोल होता है, और लॉजिस्टिक और सप्लाई मैनेजमेंट में एआई बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। ठीक है, यही सारी चीज़ें लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन क्या करती है, बहुत कोई भी फोर्स को बहुत जल्दी मोबिलाइज होने में मदद करती है। जैसे इंडिया को लद्दाख में तुरंत 10,000 डिप्लॉय करना है, फोर्स 10,000 आर्मी मैन पर्सनल डिप्लॉय करना है, तो लॉजिस्टिक और सप्लाई मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो इंडिया तुरंत कर पाएगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है, इसमें एआई भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर सकता है। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। तो बेसिकली जो फोर्थ वॉरफेयर का जो प्लेस है, एयर, लैंड और सी के अलावा अब क्या है, साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस में बहुत बड़ा रोल है, और इसलिए साइबर सिक्योरिटी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होगा, है ना, बचाने में, सेव करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होगा। नेक्स्ट है फेशियल रिकॉग्निशन एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन। मान लो कि इंग्लिश से चाइनीज़ में लैंग्वेज समझनी है अपने को, है ना, इंटरसेप्शन करना है, या कोई और लैंग्वेज में इंटरसेप्शन करना है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन में यूज़ हो सकता है। फेशियल रिकॉग्निशन में अपने लोग हैं, बाहर के लोग हैं, इन सारी चीज़ों में ये सारी टेक्नोलॉजी भी एआई यूज़ होगी। और भी कई तमाम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही है, जहाँ पर ह्यूमन का जाना बहुत रिस्की है, या फिर केमिकल वॉरफेयर कहीं पर कर दी गई है, न्यूक्लियर वॉरफेयर कर दी है, जहाँ पर ह्यूमन नहीं जा सकते उस साइट पर काफ़ी समय तक। वहाँ पर हम रोबोट्स को या फिर ऐसे ड्रोन्स को भेज सकते हैं देखने के लिए, चेक करने के लिए। ठीक है, तो क्या करने के लिए, सर्वेलेंस करने के लिए। तो ऐसी जगह पर भी जो है ह्यूमन लाइफ को बचाया जा सकता है, उसके लिए एआई बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। ये क्या हो जाएंगे, हमारे यूजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं चैलेंजेस की। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ऑटोनोमस वेपन की बात करते हैं। तो ऑटोनोमस वेपन में, है ना, और ड्रोन की बात कर ले, बॉम्बिंग वगैरह करने में, इसमें लैक ऑफ ह्यूमन कंट्रोल ओवर ऑटोनोमस वेपन सबसे बड़ा चैलेंज है। ह्यूमन का कंट्रोल नहीं होता है ऑटोनोमस वेपन में। मान लीजिए अपन ने ड्रोन भेजे और उसे एक साइट को बॉम्ब करना था, वो साइट उसने डिसाइड किया और वहाँ पर जाके फोड़ दिया। बाद में पता चला कि वो जो साइट है लास्ट मोमेंट पे, कि वो साइट जो हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ पर टेररिस्ट है, वो साइट में हॉस्पिटल है, तो वो चेंज नहीं करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो बॉम्बिंग कर देगा। तो लास्ट मोमेंट पे कई बार डिसीजन मेकिंग चेंज करनी होती है, और अगर ह्यूमन कंट्रोल नहीं होगा किसी भी वेपन में तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे बहुत सीवियर हो सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी। सारा का सारा एआई किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेटा के ऊपर। जितना डेटा इनको दोगे खाने के लिए, उसी हिसाब से ये इनकी डिसीजन मेकिंग होती है। तो डेटा अगर सिक्योर नहीं रहेगा तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस सीवियर हो सकते हैं। आपका हैक कर दिया किसी ने एआई, आपने मशीन बनाई, जैसे रोबोट एक मूवी बनाई थी रजनीकांत ने, उसी तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी। जब भी आप वॉरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो कई तरह के इंटरनेशनल लॉज बनाए जाते हैं, उसमें एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों शो करना रहता है। पहली बात तो सिविलियन को ही उड़ा दिए, बोले जो भी दूसरी कम्युनिटी का है, दूसरी कंट्री का, उसको निपटा दिए, ये नहीं कर सकते। दूसरा, किसी को भी इस हद तक नहीं मारना है, चाहे वो दूसरी कंट्री का मिलिट्री वाला भी हो। ठीक है, तो कई सारे हमने जेनेवा कन्वेंशंस बना रखे हैं, जिसमें प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए भी बहुत सारे नियम बनाए कि उन्हें टॉर्चर नहीं करना है। तो ये सारे नियम क्या फॉलो कर पाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जो भी मिलिट्री में हम ऑटोनोमस वेपन यूज़ कर रहे हैं वो फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो लैक ऑफ एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, किसके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। इंसान अगर किसी को मार देता है, गलती से हमने सिविलियन को मार दिया, तो उसका पोस्ट जो है बाद में इंक्वायरी बैठती है, ठीक है, कोर्ट मार्शल होता है। अब बताओ कि कोई रोबोट को अगर उसने मार दिया तो कौन अकाउंटेबल होगा, उसको ऑनर अकाउंटेबल होगा क्या? तो ये अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ा मुद्दा है कि इन सारी एआई मशीन का किसको अकाउंटेबल किया जाएगा अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं तो। मेल फंक्शन एंड एरर,
क्योंकि ये मशीन है इसलिए इसमें एरर होने की संभावना है, उसके भी जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे सीवियर हो सकते हैं। बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये एथिकल सबसे बड़ा एथिकल इशू है। जो लोग हैं जो एल्गोरिदम बना रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि उनके अंदर बायसनेस हो और वही सारा डेटा डाला जा रहा हो। जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा था मेटा का, ठीक है, मेटा में जो स्टिकर्स आ रहे थे उसमें जब भी आप पैलेस्टीनियन के बच्चों को सर्च करोगे तो पैलेस्टीनियन के जो बच्चे हैं उनके हाथ में गन लेके दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की बायसनेस अगर हमारे रोबोटिक या फिर हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपनरी सिस्टम में आ जाए तो वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। नेक्स्ट है हमारा डिसप्रोपोर्शनैलिटी इन वॉरफेयर, ठीक है, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सिविलियन वाले जगह को भी ब्लास्ट कर दिया, हालांकि वैसे भी फोड़ ही रहे हैं, है ना, इजराइल वाले ह्यूमन कंट्रोल के बाद भी, लेकिन मशीन होने के बाद ये सारी चीज़ें और डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे चैलेंजेस। अब आर्टिकल कर लेते हैं कवर, शुरू करते हैं। आर्टिकल क्या है? There is a growing global sentiment on the one hand for severe limitation of the military application of AI, especially autonomous weapon that can operate without human control. On the other hand, major power are already investing in the accelerate development of greater autonomy based on AI for weapon system. तो ठीक है, ग्लोबल सेंटिमेंट दो तरीके से बदल रहा है। क्या बदल रहा है? फर्स्ट ये हो रहा है कि एआई रिलेटेड स्पेशली ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम है, उसके जो यूसेज है उसको लिमिटेड करने की बात की जा रही है और बहुत सारी कंट्रीज तो इसे बैन करने की भी बात कर रही है। नेक्स्ट अगर देखें तो जो दूसरा ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो क्या है? बहुत सारी जो यूएस है, इंडिया है, चाइना है, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है किसमें? एआई सिस्टम में, ऑटोनॉमस वेपन्स में, ये सारी चीज़ें हो रही। तो दो तरह के हमें वर्ल्ड में ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। एज द टू ट्रेंड्स प्लेज आउट, India has its own task cut out in devising a effective national military strategy for AI and a credible international approach to limiting its danger। ठीक है, तो इंडिया के पास जो है इंडिया दो चीज़ करने में लगा हुआ है। एक तो खुद की जो है एआई स्ट्रेटेजी बनाने में लगा हुआ है कि एआई कैसे हम डेवलप करें अपने यहाँ, और दूसरा इसके जो लिमिटेशंस हैं उसको कैसे कम किया जा सके, इसके जो चैलेंजेस हैं इसको कैसे कम किया जा सके इंटरनेशनल अरेना में, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की क्या अप्रोच होगी, ये दो चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इंडिया कहीं ना कहीं इसी में लगा हुआ है। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वोटेड विथ एन ओवरवेलमिंग मार्जिन 164 इन फेवर, 5 अगेंस्ट एंड 8 abstention to address the challenges presented by lethal autonomous weapon and requested the UN Secretary General to produce a report taking into account the views of the government and the civil society group। तो रिसेंटली क्या हुआ है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन लाया गया था जिसके फेवर में 160 वोट पड़े, अगेंस्ट में 5 वोट पड़े और 8 लोगों ने कोई वोट नहीं डाला। किस लिए लाया गया था ये जो रिजोल्यूशन था? टू एड्रेस द चैलेंजेस प्रेजेंटेड बाय लीथल ऑटोनोमस वेपन, ठीक है। तो जो लीथल ऑटोनोमस वेपन जो चैलेंजेस प्रेजेंट कर रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए यूएस ने क्या किया? इसके फेवर में वोट किया। इंडिया ने क्या किया? इसके अगेंस्ट में वोट किया। बहुत कम होता है ऐसा कि इंडिया ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट में वोट करे। और चाइना ने क्या किया? चाइना ने वोट ही नहीं किया, एब्सटेंशन था उनका, ठीक है। तो 3 अलग अलग कंट्री और तीनों के अलग अलग वोट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अ यूएन रिजोल्यूशन हैज़ एड्रेस दिस इशू। द क्वेश्चन ऑफ ऑटोनोमस वेपन विल बी टेकन अप अगेन इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो पहली बार ऑटोनोमस वेपन की जो है बातचीत शुरू हुई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पटल पर। नेक्स्ट ईयर और दोबारा बातचीत की जाएगी। इट मार्क द कल्मिनेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट फेज इन द कैंपेन बाय ह्यूमन राइट एंड आर्म कंट्रोल एक्टिविस्ट टू बैन ऑटोनोमस वेपन, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज चलना शुरू हो गया है। बहुत सारे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं? कैंपेन चला रहे हैं कि ये ऑटोनोमस वेपन को क्या करने की ज़रूरत है? बैन करने की ज़रूरत है। दे आर्गू दैट द किलर रोबोट वायलेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑफ वॉर। ये जो रोबोट हैं, किलर रोबोट्स, इनका नाम दिया गया है जो ऑटोनोमस वेपन है, दे आर कॉल्ड एज किलर रोबोट। ये रोबोट इंटरनेशनल लॉज ऑफ वॉर को कभी फॉलो नहीं कर सकते और कई सारे एथिकल फंडामेंटल क्वेश्चन भी उठाए जा रहे हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के द्वारा। और पहली बार ये जो चीज़ें हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डिस्कस हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि अगर हम बात करें कि
क्या इसे पूरी तरीके से ब्लैंकेट बैन करने वाली है कंट्रीज़ या वर्ल्ड? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर हमने यूक्रेन वॉर में देखा था कि किस तरीके से जो ड्रोन्स हैं उनका यूज़ हुआ था और उससे कितना ज़्यादा बेनिफिट मिला था कंट्रीज़ को। तो अगर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचेगी तो कोई भी कंट्री इसके फेवर में नहीं होगी कि ऑटोनोमस वेपन को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। यूएस की बात करेंगे तो यूएस का मैंने आपको बता ही चुका हूँ, उन्होंने वोट इस रिजोल्यूशन के फेवर में वोट किया था, चाइना ने एब्सटेन किया था और इंडिया ने अगेंस्ट में किया था। सबके अलग अलग रीज़न थे, उन रीज़न को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं यूएस की। अभी जो पॉलिसी चल रही है वो क्या है? यूएस बेसिकली बहुत तेज़ी से इन्वेस्ट कर रहा है काय में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। रिसेंटली यूएस नेवी हैज़ एम्बिशियस प्लान टू बिल्ड 150 अनक्रूज शिप्स इन द ईयर्स अहेड। 150 अनक्रूड शिप्स बनाने की तैयारी की जा रही है ना? क्यों की जा रही है 150 अनक्रूड शिप बनाने की? अनक्रूड मतलब कोई भी मैन नहीं होगा, जैसे अनमैन्ड व्हीकल होता है वैसे ही अनमैन्ड शिप है ये। तो 150 शिप बना रहे हैं। किसके लिए स्पेशली बनाई जा रहा है? इंडो पैसिफिक के लिए ये शिप तैयार की जा रही है। क्यों की जा रही है उसको भी समझेंगे अभी। The US Navy, Air Force and Army are experimenting with combined operation with manned and unmanned system. The Pentagon is also developing new institution to integrate AI into defense management. The chief of its Digital and Artificial Intelligence Office is responsible for the acceleration of Pentagon adoption of data analytics and artificial intelligence to generate decision advantage from boardroom to battlefield. ठीक है, तो क्या कर रहा है यूएस? बहुत तेज़ी से इंटीग्रेट कर रहा है मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। अलग अलग ऑफिसेज बना दिए उन्होंने, जैसे कि चीफ ऑफ इट्स डिजिटल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिस, ये अलग से ऑफिस बनाया गया है मिलिट्री में। इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ पेंटागन एडॉप्शन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो पेंटागन है उसका उसमें बहुत तेज़ी से अडॉप्शन करने के लिए एक ऑफिसर बनाया गया है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा बहुत ज़्यादा फटाफट जो है एआई को क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए, इनकलकेट किया जाए। ठीक, तो ये बेसिकली हमारी क्या है, यूएस की स्ट्रैटेजी है। एक इनिशिएटिव चालू किया है यूएस ने, द इनिशिएटिव फॉर इंडो पैसिफिक कॉल रेप्लिकेटर टू डेवलप एंड डिप्लॉय 1000 ऑफ अनमैन्ड सिस्टम अक्रॉस डोमेन विद इन 2 ईयर। तो बेसिकली रेप्लिकेटर इनिशिएटिव आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। प्री के लिए हमारा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है? रेप्लिकेटर इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया था? यूएस के द्वारा। इंडो पैसिफिक में क्या कर रहे हैं इन लोग? एआई का यूज़ कर रहे हैं, अनमैन्ड शिप डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ये इनिशिएटिव शुरू करने के 2 मेन रीज़न है। ठीक है, क्या मेन रीज़न है? एक तो पहला है कि यूएस कैन नॉट मैच 1-to-1 चाइना मिलिट्री एडवांटेज इन मास, मोर मैन, मोर शिप एंड मोर मिसाइल। चाइना के पास ये एडवांटेज है क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ शिप्स ज़्यादा है, वहाँ मिसाइल ज़्यादा है। what it needs instead is innovation. The other assumption is that building many small, cheap and easily replicated autonomous system is right innovation to deal with China growing military power. तो ये बेसिकली चाइना को कंटेन करने के लिए AI सिस्टम का यूज़ कर रहा है। Even as it steps on the pedal, the Pentagon insist on human control over the use of autonomous weapon. ठीक है, तो भले ही वो यूएस ये भी कह रहा है कि हमारे जो ऑटोनोमस वेपन है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन कंट्रोल से ही चल रहे हैं, पूरी तरीके से ऑटोनोमस नहीं है, लेकिन ये बोलने की बात है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो बीजिंग की क्या स्ट्रेटेजी है? बीजिंग हैज़ पुट AI एट द सेंटर ऑफ बिल्डिंग एंड इंटेलिजेंट साइड PLA। ठीक है, PLA बेसिकली उनकी आर्मी का नाम है, पीपल ऑफ लिबरेशन आर्मी। ठीक है, सबको लिबरेट कर रहे हैं, पीपल को नहीं कर रहे हैं, कंट्रीज़ को लिबरेट करने में लगी इनकी आर्मी। ठीक, तो बेसिकली उनने क्या किया है, अपनी आर्मी को इंटेलिजेंट बनाने के लिए AI का बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक यूज़ नहीं है, अलग अलग तरीके के फंक्शंस में जो है AI को इंक्लूड किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ना, जो मैंने आपको बताया, सप्लाई मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों में, मेंटेनेंस में, लॉजिस्टिक्स में, ये सारी चीज़ों में भी AI को यूज़ कर रहे हैं। अनमैन्ड सिस्टम को डेवलप करने के लिए फॉर एग्जांपल उसके अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं। रिकॉन्सिनेंस मतलब सर्वेलेंस करना, ठीक है,
कॉम्बैट फंक्शन में भी इसका यूज़ किया जा रहा है। चाइना मैसिव इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एंड स्टेट पावर टू डायरेक्ट रिसोर्स मीन इट कैन टर्न आउट ऑटोनोमस वेपन फास्टर देन यूएस। ठीक है, तो ऑटोनोमस वेपन यूएस से फास्टर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर बेसिकली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। पूरा का पूरा स्टेट जो है पैसा लगा देगा यूएस से तेज़ी से काम करना, बस उनको कान में बताना है कि आपको यूएस को बीट करना है किस में, ऑटोनॉमस वेपनरी बनाने में, तो वो तुरंत पूरा का पूरा पैसा डायरेक्ट कहाँ पर यूज़ करने लगेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यूएस को वो बीट कर दें। द यूएस इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू स्लो डाउन चाइना एआई प्रोग्रेस बाय कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट ऑफ हाई एंड चिप्स एंड इक्विपमेंट टू मेक दैम। ठीक, तो यूएस क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि इनकी जो स्पीड है उसको कम किया जाए, और जो भी चिप्स की ज़रूरत पड़ती है सेमीकंडक्टर चिप्स की, उसके भी एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब इंडिया का क्या सीन है ये समझते हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अपन ने यूएस पढ़ लिया, यूएस की क्या स्ट्रेटेजी, चाइना की क्या है, अब इंडिया का क्या व्यू है, इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी है, इसको समझते हैं। इंडिया ने नेगेटिव वोट किया है। जनरली इंडिया ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करता हुआ आया है इन द नेम ऑफ डिसआर्मेंट, लेकिन इंडिया की जो अभी की स्टेप है, जो इंडिया ने वोट किया है नेगेटिव वोट, वो काफ़ी प्रैग्मेटिक है, काफ़ी प्रैक्टिकल है और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। टुडे इंडिया इज सिग्नलिंग अ बैलेंस अप्रोच टू नेशनल सिक्योरिटी, एथिक्स एंड ग्लोबल गवर्नेंस। इंडिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना चाहती है, एथिक्स को भी लेके चलना चाहती है और ग्लोबल गवर्नेंस को भी लेके चल रही है। गिवन द मैसिव मिलिट्री इम्बैलेंस बिटवीन विथ चाइना एंड द काइंड ऑफ चैलेंजेस दिल्ली कन्फ्रंट्स फ्रॉम बीजिंग इन बोथ हिमालय एंड मैरीटाइम फ्रंटियर, AI शुड बी ए इंपॉर्टेंट प्लान फॉर इंडिया डिफेंस प्लान्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया को AI की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, पहले तो चाइना बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है चाइना और इंडिया के बीच में, इसलिए वो इम्बैलेंस को कम करने के लिए इंडिया को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर को भी हमें सर्वेलेंस करने के लिए, बॉर्डर फेंसिंग करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिली एरियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे टेरेन हैं जहाँ पर मैन को आप नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो ऐसी जगह पर जो AI सिस्टम है, जो ड्रोन है, बेसिकली सर्वेलेंस कर सकते हैं और फेंसिंग का काम कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, और इसलिए इंडिया AI का बेहतर यूज़ करना चाहता है। ऑल्दो इंडिया हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ इन AI, इट इज़ वे बिहाइंड US एंड चाइना इन इट्स मिलिट्री एप्लीकेशन। AI में इंडिया अच्छा ज़रूर कर रहा है, पर अगर हम मिलिट्री एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत पीछे इंडिया और चाइना और US से। ठीक है, तो व्हाट अबाउट इंडियाज़ ब्लॉसमिंग टेक्नोलॉजी partnership with the US? To take full advantage of the US partnership, India must invest in national capabilities. This is not just about building a few drone system, but investing big in the core AI sciences, developing the full range of technological capability, operational military doctrine, and institution to effectively integrate AI into defense management and armed forces. इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, AI की पार्टनरशिप कर रखा है उसने US के साथ, और US की पार्टनरशिप का बेस्ट अगर फ़ायदा उठाना है तो इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है, कुछ ड्रोन बनाने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ ड्रोन ले लिए, उससे अच्छा है कि इंडिया को पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है, जहाँ पर इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया जाए। जैसे कि US ने किया है, अलग ऑफिसर्स बनाए हैं, उसी तरीके से इंडिया भी इंस्टीट्यूशन डेवलप करे, अलग से ऑफिसर्स जो है डेजिग्नेट करे AI के इंटीग्रेशन के लिए, किस में, इंडियन मिलिट्री में। इसके अलावा इंडिया और भी जो है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है, खर्चा करने की ज़रूरत है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर इतनी सारी चीज़ें एक साथ करेगा तो ही इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ इंडिया जो है ऐसा नहीं कर सकता कि अपने जो है बेनिफिट के लिए इंटरनेशनल नॉर्म्स को जो है गिव अप कर दे, है ना। इंडिया इंटरनेशनल में भी इंडिया का से रहता है और इंडिया हमेशा जस्ट चीज़ों को सपोर्ट करता है, और AI जो सिस्टम है उसके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ तो हैं ही, इसलिए आज नहीं तो कल इंडिया को कुछ ना कुछ इसके जो लिमिटेशंस हैं, इसको चैलेंजेस हैं, इसको कम करने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आना पड़ेगा, और जो ग्लोबल एरेना है वहाँ पर
एआई के यूज़ को, है ना, उसका किस तरीके से यूज़ होना चाहिए, उसे शेप करने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को भी करने के लिए इंडिया को लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल एआई यूज़ हो मिलिट्री में, ये इंश्योर करने की ज़रूरत है। ये बेसिकली आर्टिकल था। होपफुली आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सीक्रेसी एंड नो टैक्स रीज़न वाई इंडियन लुक एट सिप्रस। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो सिप्रस कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ में है वो क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ों को नहीं पढ़ा जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि पैराडाइज पेपर्स, मॉरिशस लीक्स, पंडोरा पेपर्स, सिप्रस कॉन्फिडेंशियल इज़ रिसेंटली इन न्यूज़, तो ये हैं क्या, तो इसको समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सिप्रस कॉन्फिडेंशियल इज़ अ ग्लोबल ऑफशोर इन्वेस्टिगेशन ऑफ 3.6 मिलियन डॉक्यूमेंट्स इन इंग्लिश एंड ग्रीक विच लेज बेयर पर ट्रेल ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन टैक्स हेवन ऑफ सिप्रस बाय रिच एंड पावरफुल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो बेसिकली सिप्रस कॉन्फिडेंशियल एक इन्वेस्टिगेशन है, ग्लोबल ऑफशोर इन्वेस्टिगेशन। सिप्रस जो कंट्री है वो टैक्स हेवन है, यहाँ पर टैक्सेस बहुत कम लगते हैं, इसलिए बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो गए, बहुत सारे रिच लोग हो गए, अपना टैक्स बचाने के लिए पैसा कहाँ पर रखते हैं, सिप्रस में। जैसे स्विस बैंक है, उसी तरीके से सिप्रस टैक्स हेवन है और उससे रिलेटेड किन किन लोगों का यहाँ पैसा जमा है, उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको क्या कहा गया है, सिप्रस कॉन्फिडेंशियल। 3.6 मिलियन डॉक्यूमेंट है जो इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। ये बस इतना इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो भी ऑफशोर लीक हो गए, स्विस लीक हो गया, पनामा पेपर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको वर्ड पता होना चाहिए और किससे रिलेटेड है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए रिसेंटली पनामा पेपर्स या फिर सिप्रस कॉन्फिडेंशियल इज़ रिसेंटली न्यूज़ एसोसिएटेड विथ ब्लैक मनी, ठीक, ये सारी चीज़ें, या फिर टैक्स हेवंस, इससे ये रिलेटेड है। ये आपको पता है तो चीज़ें इतने में हो जाएगी। ठीक है, ये प्री के लिए था, बस इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल था, इतना ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है दाल रोटी इन्फ्लेशन। ये आर्टिकल GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्री के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया हुआ है। बेसिकली CSO के द्वारा रिसेंटली CPI का डेटा रिलीज़ किया है अक्टूबर मंथ का, और सक्सेसिवली ये थर्ड मंथ है जब CPI रिटेल इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से गिरा है। अक्टूबर मंथ में जो नंबर आया है वो है 4.87। कितना है, 4.87%। सक्सेसिवली ये थर्ड मंथ है। जुलाई में अगर हम देखें तो कितना पहुंच गया था, 7.44। कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो 43 मंथ के लोवेस्ट लेवल पर आ गया है, 4.28%। ये सारे जितने भी इन्फ्लेशन नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो थ्रेशोल्ड है उसको पूरा कर रहे हैं। थ्रेशोल्ड कितना है, 4 ± 2, मतलब मैक्सिमम 6% रहना चाहिए, मिनिमम 2%। इसके बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, जो RBI की जिम्मेदारी है, जो कि सरकार द्वारा दी गई है उन्हें। इन्फ्लेशन टारगेटिंग को ये पूरा कर रहा है और ये अच्छी बात है इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन एक इशू अभी भी बहुत जो है बना हुआ है, वो है CPI इन्फ्लेशन इन फूड कैटेगरी। बेसिकली जो फूड इन्फ्लेशन है वो 6.61% पे है अक्टूबर मंथ में। ठीक है, और उसका रीज़न क्या है, जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वेजिटेबल्स हो गए, उसके बाद जो सीरियल इन्फ्लेशन है वो भी बहुत हाई है। तो ये सारे रीजंस के कारण जो हमारा फूड इन्फ्लेशन है वो 6.61 पर है, जो कि RBI का जो थ्रेशोल्ड है इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाला वो उसके बाहर है। ठीक है, लेकिन इसमें वोलेटाइल कंपोनेंट है, फ्यूल है, फूड है, और उन सारी चीज़ों के होने के कारण ये इन्फ्लेशन बना हुआ है। सीरियल इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हाई रेट पे है, 10.65%। सीरियल इन्फ्लेशन में पैडी आ जाएगा, वीट आ जाएगा, ये सारी चीज़ों के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। और सरकार के साथ दिक्कत क्या हो रही है, सरकार इंपोर्ट नहीं कर सकती। कल ही हमने पढ़े थे जो वीट के राइस है इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, पर सरकार इंपोर्ट अगर करेगी और सप्लाई एकदम से ज़्यादा हो गया
डोमेस्टिक सप्लाई और बाहर से सप्लाई दोनों जगह से बढ़ गई तो प्राइस जो है क्रैश हो जाएगा, और अगर प्राइस क्रैश हो गया तो जो डोमेस्टिक फार्मर्स हैं उनको बहुत नुकसान होगा। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर है, इसलिए सरकार कंज्यूमर के लिए प्राइस भी कम करना चाहती है और डोमेस्टिक फार्मर को भी बेनिफिट देना चाहती है, तो बड़े टाइट रोप पे वॉक कर रही है इस समय गवर्नमेंट। ठीक है, तो ना ज़्यादा सप्लाई बढ़ा सकती है और ना ही जो है सप्लाई कम कर सकती है, बीच में रखना होगा ताकि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहे और फार्मर्स को भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर ली हमने सीरियल में 10.65, पल्सेस में देखेंगे तो 18-19% इन्फ्लेशन है, हाईएस्ट है 2016 से अगस्त से। तो पल्सेस बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ रहे हैं, चावल राइस, ठीक है, राइस के प्राइस बढ़ रहे हैं, वीट के प्राइस बढ़ रहे हैं, वेजिटेबल्स के तो बढ़ ही रहे हैं। वेजिटेबल्स के प्राइस का रीज़न तो हमें पता ही है, सीरियल्स के प्राइस का रीज़न भी हम जानते हैं। ठीक है, राइस का जो इस बार जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है एल नीनो के कारण। ठीक है, बहुत ज़्यादा मानसून वेरिएबिलिटी के कारण ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज़ को कैसे डील किया जा सकता है, ये सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको ऐसे तो हम डील नहीं कर सकते, इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। सरकार एक्सपोर्ट कब कर रही है, इंपोर्ट में थोड़ा सा सरकार जो है देख सकती है कि उसे कितना इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कोटा लगा सकती है। ठीक है, तो इंपोर्ट कोटा में जितना भी इंपोर्ट करना होगा उतना ही आएगा। एक्सपोर्ट कब कर रही है सरकार, ओनियन कब कर चुकी है, टोमेटो कब कर चुकी है, राइस तो कर ही रही है। एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया है जिसके ऊपर अगर आप पैसा दोगे तभी हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें सरकार के द्वारा की जा रही है। सरकार साथ साथ जो इकॉनमी है हमारी, उसमें जो मार्केट है उसमें भी सप्लाई बढ़ा रही है खरीद करके एमएसपी में, और फिर सरकार जो है उसे सस्ते दामों में किसानों को और जो किसान बोल रहा हूँ, जो गरीब लोग हैं उन लोगों को बांट रही है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसके थ्रू। इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है इन्फ्लेशन को, और अगले चुनावों के समय है ना जो टाइट रोप पे वॉक कर रहे हैं वो उसको भी बैलेंस किया जा सकता है। इस तरीके से सरकार कर रही है। ये हमारा आर्टिकल है। हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है द इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड विदाउट वर्क। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। इकॉनमी में उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, वो इकॉनमी जो कि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, ह्यूमन लेबर पूरा तरीके से रिप्लेस कर दिया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, जो मशीन्स हैं उनके द्वारा, वो इकॉनमी कैसी होगी, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उस बारे में बात की है। ऐसे के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक स्पेक्यूलेटिव फिक्शन है। अभी जो है हम देख रहे हैं कि आने वाले 100 सालों में क्या क्या बदलाव होंगे, उस समय इकॉनमी कैसी होगी, तो ये आपको ऐसे में काम आ सकता है। आप ऐसे की जो स्किल है उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्या है बेसिकली न्यूज़ में क्यों है, इलॉन मस्क ने हाईलाइट किया है डिसरप्टिव पोटेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसने जो है कहा है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन लेबर को पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट करेगा, बोथ फिजिकल लेवल पर और कॉग्निटिव लेवल पर। जो ह्यूमन लेबर कर रहे हैं, फिजिकल जो वर्क कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उसे रिप्लेस कर देगा। दूसरा कॉग्निटिव लेवल, मतलब जो हम लोग दिमाग लगा के नए नए प्रोग्राम्स बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, उन्हें भी रिप्लेस कर देगा। तो आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन लेबर कंप्लीटली क्या करने वाला है, रिप्लेस करने वाला है। किससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मशीन से। ठीक, ये अलग दुनिया होगी। इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे, इसको समझेंगे। क्या सारी चीज़ें सरकार को अभी से सोचने की ज़रूरत है, आने वाले ह्यूमैनिटी को अभी से सोचने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। जो एआई है, अगर उसकी बात करें तो अभी से ही वो बहुत सारी जॉब्स जो है क्या कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। लेकिन नई जॉब्स भी आ रही है, जैसे कि एआई प्रोग्रामर्स की जॉब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो न्यू जॉब्स तो क्रिएट हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल सारी जॉब्स चली जा रही है, लेकिन बहुत सारी जॉब सब्स्टिट्यूट भी हो रही है, एलिमिनेट भी हो रही है। और आने वाले टाइम में सारी जॉब्स ख़त्म हो जाएगी, फिर मशीन ही खुद एआई प्रोग्रामर बन जाएगी। ठीक है, आने वाले समय में जब एआई सेल्फ अवेयर होगा, वेयर एआई सॉफ्टवेयर कैन नॉट ओनली टेक द टास्क विच इट वॉज डिज़ाइन फॉर, बट इट कैन ऑल्सो डिज़ाइन एआई टू अंडरटेक न्यू टास्क। ठीक है, जो सेल्फ अवेयर एआई होते हैं, वो एआई जो टास्क के लिए उन्हें बनाया गया वो तो करेंगे ही, और कोई एकदम जैसे नया टास्क आ जाता है बिल्कुल सिमिलर टू ह्यूमन, वो उस टास्क को भी कर सकते हैं। अपना इस तरीके से सेल्फ अवेयर होंगे, अडाप्ट करेंगे, अपने सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि जो नया टास्क मिलेगा वो भी वो कर लें। अगर ऐसा हो जाता है तो ये थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्रॉबेबल है। वो चैलेंजेस में हम देखेंगे कि कैसा वर्ल्ड होगा। उसमें हम इमेजिनेटिव वर्ल्ड की बात करेंगे जिसमें कोई लेबर नहीं रहेंगे, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेंगी, और जो लोग हैं, ह्यूमन है, वो चिल करेंगे दिन रात। ठीक है, डिप्रेशन का ज़माना होगा क्योंकि कुछ काम करने के लिए नहीं होगा। हालांकि इसमें
दो जो साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी बात की है कीन्स के बारे में। कीन्स जो कि कैपिटलिस्ट थे, लिबरल थे, उनके द्वारा ये कहा गया था कि जैसे जैसे वर्किंग आवर्स कम होते हैं वैसे वैसे लेबर का वेलफेयर बढ़ता है। और इस एआई के विजन के अगर हम देखें तो इनकी थ्योरी इसको सपोर्ट कर रही है। वहीं कार्ल मार्क्स की बात करें तो वो इसके विरोध में। उनका विरोध क्या है? कार्ल मार्क्स के हिसाब से वर्क जो है क्या प्रोवाइड करता है? मीनिंग टू ह्यूमन लाइफ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि ये मीनिंग टू ह्यूमन लाइफ करता है, मतलब बेसिकली ये ह्यूमन लाइफ को मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आपने वर्क ही छीन लिया और सारा वर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे दिया तो वो तो बेसिकली कार्ल मार्क्स की थ्योरी के एग्जैक्टली अपोजिट है, अगेंस्ट में है। ठीक है, एआई लोगों का वेलफेयर कर सकता है, वो सारे वर्क कर सकता है जो कि ह्यूमन नहीं कर पा रहे हैं या फिर ह्यूमन का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसमें। ठीक है, उनकी लाइफ बेहतर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो कार्ल मार्क्स के लिए ओके है, लेकिन पूरे तरीके से रिप्लेस करने के वो अगेंस्ट में है, क्योंकि वर्क तो उनकी ज़िंदगी को मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब बात करते हैं कैपिटलिज्म की। जो कैपिटलिज्म सिस्टम है ना, तो अगर अब पूरे लेबर एआई से रिप्लेस हो गए तो फिर लोग है ना अभी के करंट सिस्टम में कैसे शेल्टर और बाकी मटेरियल रिसोर्सेज प्रोक्योर करते हैं? वाया इनकम। इनकम कैसे आती है? काम करके। तो जो करंट सिस्टम है कैपिटलिस्ट सिस्टम या फिर मिक्स्ड जो इकॉनमी है जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का मिश्रण है, उसमें वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग काम करेंगे, अपने लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे इनकम के थ्रू और फिर अपनी लाइफ जीते हैं, उसी से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड होता है। लेकिन ये ऐसा सिस्टम जहाँ पर सारी की सारी मशीन जो है काम करे और लोग जो है आराम से चिल करें, वहाँ पर कैपिटलिस्ट सिस्टम पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ काम कौन कर रहा है? एआई मशीन वाले। अब एआई मशीन में जो ओनर होगा, हो सकता है वो सारे रिसोर्सेज कंट्रोल करे। अगर कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात करेंगे तो ऐसे सिस्टम में कैपिटलिज्म पूरी तरीके से ख़त्म होना पड़ेगा, तभी एक नया डिसरप्टिव सिस्टम इकॉनमी में आएगा, तभी जो है ये चीज़, ये जो हम इमेजिन कर रहे हैं ये पॉसिबल हो पाएगा। क्या क्या होना चाहिए? उस समय जो है काम के लिए पैसा नहीं मिलेगा आप लोगों को, उस समय यूनिवर्सल बेसिक इनकम के थ्रू सारे लोगों को पैसा मिलेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठेगा कि जो ओनर होंगे मशीन के, उनको कितना पैसा मिलेगा, जो भी प्रॉफिट और रेवेन्यू बनेगा, और बाकी लोगों में कितना पैसा जो बटेगा। तो ये इनइक्वालिटी का जो इशू है वो फिर सामने आएगा। कुछ 99.99% लोग जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चिल कर रहे हैं, और 1.001% सारा का सारा क्या करेंगे? ओन करेंगे, वो बिलियनर होंगे। तो इनइक्वालिटी अलग लेवल पे होगी, अभी इनइक्वालिटी अलग लेवल पर है। तो ये सारे इश्यूज आने वाले टाइम पर आएंगे आपके, जब ऐसा जो है एआई होगा जिसमें पूरे तरीके से एआई सिस्टम इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि पूरी तरीके से वो ह्यूमन को रिप्लेस कर दे। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस आने वाले समय के लिए, हालांकि अभी ये स्पेक्युलेटिव फिक्शन दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ऑथर कह रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये रियलिटी हो सकते हैं और इसलिए इस रियलिटी को लेके चलने की ज़रूरत है अभी से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पूरा आर्टिकल है। होपफुली आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होगी। थैंक यू, एन्जॉय योर डे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस टाइप करिएगा। ठीक है, और वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ डेली मिल जाया करेगा। जो भी हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जो भी नोट्स हम यहाँ पर बनाते हैं, वो सारा डेटा, वो सारी चीज़ें आपको एक पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका नाम है सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज, और इसका लिंक भी जो है दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू, एन्जॉय योर डे।